हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि क्लास 10 के जो है ना हिस्ट्री पढ़ा रहा था, और हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 था, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का मैंने 3 लेक्चर दे चुका हूं। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो है ना, तो उसको पहले आप देखिए। आज लेक्चर 4 के माध्यम से चैप्टर को हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि लेक्चर 3 में हम पढ़े थे, तो लेक्चर 3 में क्या पढ़े थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़े थे और आर्म्स एक्ट पढ़े थे, और उसी टॉपिक को हम आगे और बढ़ाएंगे। जैसे कि पिछले क्लास में अगर देखा जाए, तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे यहाँ पे अगर देखिए हम लिखे हुए हैं, पिछले क्लास में हम आर्म्स एक्ट पढ़ लिए और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे इल्बर्ट बिल के बारे में पढ़ेंगे, और जो है ना कलकत्ता कॉर्पोरेशन और विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज बहुत सारे टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम टॉपिक लिख रहे हैं। अब मेरा टॉपिक है इल्बर्ट बिल। अब जो है ना, अब जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इल्बर्ट बिल। इसको थोड़ा बढ़िया से ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा स्टार मार के आप लिखेंगे और इल्बर्ट बिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल आता है 1883 में। क्या आता है? 1883। अब 1883 में जो इल्बर्ट बिल आता है, तो उस समय भैया कौन रहता है? लॉर्ड लीटन। कौन रहता है? कहिएगा लॉर्ड लीटन। कौन कहिएगा? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन रहता है। अब यहाँ पे लॉर्ड रिपन के बाद कौन आता है? लॉर्ड लीटन आता है। तो यहाँ पे समझेंगे कि इल्बर्ट बिल आया क्यों। इल्बर्ट बिल क्या है? कहिएगा यह एक प्रकार के इल्बर्ट बिल जो है ना, यह एक प्रकार के जो है ना न्याय देने वाली बिल है। क्या है? न्याय देने वाली बिल है। न्याय देने वाली क्या है? बिल है। अब समझिए न्याय क्या होता है। इल्बर्ट बिल आता है तो क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार, क्या है? ब्रिटिश सरकार जो है ना, इल्बर्ट बिल से क्या होता है, ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को, भारतीय जनमानस को जो है ना न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में न्याय देने का अधिकार दे दिया जाता है। देने का अधिकार जो है ना दे दिया जाता है। दे दिया जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो इल्बर्ट बिल है, इल्बर्ट बिल से पहले क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को अधिकार नहीं दिया था कि भाई तुमको जो है ना भारत के न्याय व्यवस्था में तुमको शामिल करेंगे और तुम्हें जो है ना वकालत करने देंगे, तुम्हें जज बनने देंगे। तो ये सब जो है ना इल्बर्ट बिल आता है, इसमें भारतीय व्यक्ति को वकालत करने का अधिकार दे दिया जाता है। वकालत करने का अधिकार दे दिया जाता है। वकालत करने का अधिकार दे दिया जाता है। इसके बाद इसमें न्यायपालिका में भारतीय जज को शामिल किया जाता है। भारतीय जज को शामिल किया जाता है। भारतीय जज को शामिल किया जाता है।
भारतीय जज को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, भारतीय जज को शामिल किया जाता है। जब इलवर्ट बिल लेकर आता है, जब इलवर्ट बिल लेकर आएगा तो भारतीय लोगों को क्या होगा, न्यायपालिका में जज बनने का अधिकार दे दिया जाता है। जब न्यायपालिका में जज बनने का अधिकार दे दिया जाता है तो अंग्रेजी व्यक्तियों ने, ब्रिटिश व्यक्तियों ने इस बिल का विरोध करता है। क्या करता है, इस बिल का क्या करता है, विरोध करता है। ब्रिटिश व्यक्तियों ने क्या करता है, इस बिल का क्या करेगा, विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो विरोध बहुत बड़े स्तर पे इसका विरोध होगा। विरोध जो है ना बहुत बड़े स्तर पे इसका विरोध होता है। इसका क्या होता है, विरोध होता है। जब बहुत बड़े स्तर पे विरोध होगा तो इस बिल को वापस ले लिया जाता है। इस बिल को क्या कर लिया जाता है, इस बिल को वापस ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। तो इसका विरोध करता है अंग्रेजी व्यक्तियों। ब्रिटिश सरकार में जो बड़े बड़े अधिकारी थे उस बिल का विरोध करता है और अंततः इलवर्ट बिल जो है ना 1883 में ये सरकार वापस ले लिया जाता है, वापस ले लेता है। तो चलिए, तो कितना चीज आपको याद करके रखना है इलवर्ट बिल में। चलिए, पहला इलवर्ट बिल जो है ना न्याय देने वाली एक बिल थी। ब्रिटिश सरकार भारतीय जनमानस को न्यायपालिका में न्याय देने का अधिकार दे दिया जाता है। इस बिल के माध्यम से वकालत करने का अधिकार जो है ना भारतीय लोगों को दे दिया जाता है। न्यायपालिका में भारतीय जज को शामिल किया जाता है। इस बिल के माध्यम से ब्रिटिश व्यक्तियों ने इस बिल का विरोध करता है और बड़े स्तर पर इसका विरोध होता है और इस बिल को अंततः अंग्रेज को सरकार को वापस लेना पड़ता है। इस बिल को अंततः सरकार को क्या करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है भैया। चलिए, तो इतना चीज आपको याद करके रखना है, इतना चीज आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। तो चलिए अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब कलकत्ता कॉर्पोरेशन, क्या पढ़ेंगे, कलकत्ता कॉर्पोरेशन 1899 पढ़ेंगे। चलिए, कलकत्ता कॉर्पोरेशन 1899 में क्या होता है बाबू, कलकत्ता कॉर्पोरेशन 1899 में क्या होता है कि नगर पालिका, क्या होता है, नगर पालिका में जो सदस्य नियुक्त होता था ना वो प्रत्यक्ष रूप से हटाकर जो है ना सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चयनित करने का निर्णय लिया जाता है। चयनित करने का निर्णय लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है बउआ, निर्णय लिया जाता है। अब प्रत्यक्ष रूप से चयनित करने का निर्णय लिया जाता है। इतना चीज आपको याद करके रखना है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन में नगर पालिका का जो सदस्य होता था चुनाव के माध्यम से, अब चुनाव के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट जो है ना उसको चुन लेकर जो है ना उसके पद पर नियुक्त कर दिया जाता था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चयनित करने का निर्णय लिया जाता है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन का 1899 में। चलिए अगला टॉपिक अगर देखा जाए तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय क्या पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे, अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, क्या पढ़ेंगे, 1904, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1904 पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पढ़ेंगे बाबू, 1904 पढ़ेंगे आप।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पढ़ेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से विदेशी शिक्षा का प्रसार किया जाता है। विदेशी शिक्षा का प्रसार किया जाता है, प्रसार किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाता है। इतना चीज आपको याद कर रखना है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 से। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 क्या कहता है? विश्वविद्यालय अधिनियम कब आता है? 1904 में आता है। इस अधिनियम के माध्यम से विदेशी शिक्षा का क्या किया जाता है? प्रसार किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को क्या कर दिया जाता है? अनिवार्य कर दिया जाता है, मतलब अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी कर दिया जाता है। तो इसी सब को देखते हुए जो है ना अंग्रेजी भाषा के लिए विरोध होता है भारत में। क्या होता है? विरोध होता है। तो इतना चीज आपको याद करके रखना है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 से। तो आगे देखेंगे बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905। चलिए बंगाल विभाजन 1905। पहला पूछेगा यहाँ पे कि बंगाल विभाजन कब होता है? तो कहिएगा 1905 में। कब होता है? 1905 में। दूसरा पूछेगा किस गवर्नर के समय में होता है? तो कहिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। चलिए लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट देता है। बंगाल को दो भागों में क्या करेगा? बांट देगा। दो भागों में क्या करेगा? बांट देगा। चलिए बंगाल विभाजन के माध्यम से लोगों में अशांति व्यवस्था कायम करना चाहता था। इतना याद करके रखिए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन
बंगाल विभाजन रद्द की अगर बात किया जाए तो ये होता है 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। गवर्नर की अगर बात किया जाए तो कहिए गवर्नर था भैया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ना, ये बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, ये जो है ना रद्द कर दिया जाता है। और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर नई दिल्ली लाया गया। नई दिल्ली लाने की घोषणा किया गया। और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। इतना चीज आपको याद करके रखना है। इसके बाद बंगाल विभाजन के रद्द पर बंगाल विभाजन के रद्द पे रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन जो है ना, रक्षाबंधन नामक त्योहार शुरू किए। तो इतना चीज आपको इसको याद रखना। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होता है, डेट पूछेगा तो कभी करेगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाता है। इतना चीज आपको याद करके रखना है बंगाल विभाजन से। चलिए, तो कह रहा है कि बंगाल में 1905 में होता है। किस गवर्नर के शासनकाल में, तो कहिएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन बंगाल को कितने भागों में बांट देता है, तो 2 भागों में बांट देता है। बंगाल विभाजन के माध्यम से लोगों में अशांति व्यवस्था कायम करना चाहता था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को होता है। 16 अक्टूबर 1905 के होता है। और 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या शोक दिवस के रूप में मनाते हैं भैया, इसको भी याद करके रखना है। बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में होता है। और कौन करता है, तो कहिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करता है। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ लाई जाती, नई दिल्ली लाई जाती है। इसके 1912 में भारत की राजधानी कहाँ बना, कलकत्ता से नई दिल्ली बन गया, जो अब तक भारत की राजधानी है। बंगाल विभाजन के रद्द पर जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन नामक त्योहार शुरू किया है। तो इतना फैक्ट आपको बंगाल विभाजन से आपको याद करके रखना। इतना जो फैक्ट है आपको बंगाल विभाजन से आपको याद करके रखना है। चलिए आगे पढ़ेंगे 1906 में। 1906 पढ़ेंगे। 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का क्या होगा भैया, गठन होगा। 2 व्यक्ति मुस्लिम लीग का गठन करता है। एक है आगा खां, कौन है, आगा खां। और दूसरा है सलीम खां। कौन है, सलीम खां। कांग्रेस में मुस्लिम की प्रतिनिधि को, देश में मुस्लिम की समर्थन पाने के लिए मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1906 में होता है। और आगा खां और सलीम खां करता है। कौन करता है, आगा खां और सलीम खां करता है।
1907 का अधिनियम पढ़ेंगे। 1907 का अधिवेशन है। क्या है? अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया जाता है। 1907 में कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया जाता है। बांट दिया जाता है बउआ, बांट दिया जाता है कांग्रेस को। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है नरम दल। कौन है? नरम दल, या इसे उदारवादी दल, या उसे उदारवादी दल कहेंगे। दूसरा है भैया, दूसरा है गरम दल। यह गरम दल, इसमें देखा जाए तो उग्रवादी दल। कौन है? उग्रवादी दल। कौन है? उग्रवादी दल है। तो इतना चीज आपको याद करके रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, आगा खां और सलीम खां करता है। 1907 में कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया जाता है। कांग्रेस के विचारधारा में टकराव होने लगता है। कुछ लोग कहता है कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें डायरेक्ट जो है ना अंग्रेज से लड़ना होगा। कुछ लोग कहता है कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें अंग्रेजों के साथ अच्छे बर्ताव करना चाहिए, अंग्रेजों के साथ संधि करना चाहिए, अंग्रेजों के साथ जो है ना स्मरण पत्र सौंपना चाहिए। तो जो कह रहा है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, 3P पॉलिसी, प्रार्थना करना चाहिए, पिटीशन देना चाहिए या प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक कहता है नरम दल। क्या कहता है? नरम दल कहता है कि भैया हमारी मांग को सुन लिया जाए, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बात सरकार तक रखा जाए। नरम दल वाला कह रहा है। गरम दल वाला का भैया ये हमार देश है, ये हमार देश है, तोहरा के काहे सुनब हम हो, हम तोहरे के मार अब, इस मारो फिरंगी को। तो ये है गरम दल। क्या है? गरम दल। मतलब जो है ना, जो कहता है कि हम डायरेक्ट युद्ध करेंगे, जिसका गुस्सा, जिसके खून में जो है ना, जिसका खून खौल रहा है अंग्रेज को मारने के लिए, जिसका खून तड़प रहा है अंग्रेज से लड़ने के लिए, आजादी पाने के लिए, वे लोग है गरम दल के लोग हैं। कौन है भैया? एक गरम दल के लोग हैं, जो शांति विचारधाराओं के माध्यम से, जो शांति के साथ बैठक करके, सभा आयोजन करके, इसके बाद पिटीशन देके, स्मरण पत्र देके, प्रेयर करके, संधि करके अंग्रेजों के पास अपनी बात को रखता है, वैसे विचारधारा वाला को हम नरम विचारधारा या उदारवादी विचारधारा कहते हैं। और 1907 के सूरत अधिवेशन में, कौन अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में बउआ हो, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो भागों में बढ़ जाता है और कांग्रेस बिल्टुआ हो जाता है। कांग्रेस क्या होता है? मुसमात हो जाता है। कांग्रेस क्या होता है? मुसमात हो जाता है। मुसमात हो जाता है। कांग्रेस क्या होगा? मुसमात हो जाएगा। तो इतना चीज है। अब कांग्रेस की दो विचारधाराएं हो गई है, एक उदारवादी विचारधारा, एक जो है ना उग्रवादी विचारधारा हो गई है। तो यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। अब पढ़ेंगे 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। यह अधिनियम 1909 में आता है। कौन लेकर आएगा? कहिएगा मार्ले मिंटो जी। कौन लेकर आएगा? मार्ले मिंटो जी लेकर आता है। मार्ले मिंटो जी लेकर आता है भैया। यह कौन लेकर आया? मार्ले मिंटो जी लेकर आता है। मार्ले मिंटो जी लेकर आता है। इसमें क्या होता है? इसमें धर्म के आधार पे
को बांटने का प्रयास करता है, लोगों को बांटने का प्रयास करता है, बांटने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसमें सांप्रदायिकता के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे, इसमें सांप्रदायिकता के आधार पे चुनाव कराने का फैसला लिया जाता है, चुनाव कराने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव कराने का प्रयास किया जाता है। 5 नंबर में इसमें अलग अलग धर्म के लिए, इसमें अलग अलग धर्म के लिए चुनाव व्यवस्था किया जाता है, चुनाव व्यवस्था किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है, चुनाव व्यवस्था किया जाता है। इसमें भैया, इसी में मार्लो मिंटो में। अब समझने का प्रयास करेंगे। मार्लो मिंटो जी कहता है यह अधिनियम 1909, यह अधिनियम 1909 में आता है। कौन लेकर आएगा, मार्ले मिंटो जी लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, मार्ले मिंटो जी लेकर आएगा। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का क्या करेगा भैया, ये प्रयास करता है। कौन भैया, मार्ले मिंटो जी क्या करेगा, प्रयास करेगा। सांप्रदायिकता के आधार पे, किस पे, सांप्रदायिकता के आधार पे चुनाव कराने का फैसला किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इसमें अलग अलग धर्म के लिए चुनाव व्यवस्था किया जाता है। जैसे मुस्लिम के लिए अलग चुनाव व्यवस्था, दलित के लिए अलग चुनाव व्यवस्था, स्वर्ण जाति के लिए अलग चुनाव व्यवस्था, हिंदू के लिए अलग। तो इसमें धर्म के आधार पे जो है ना, इसमें एक चीज रखना है, सांप्रदायिकता के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे जो है ना, ये जो है ना, निर्वाचन की प्रक्रिया किया जाता है। निर्वाचन की प्रक्रिया जो है ना, प्रक्रिया शुरू होता है। निर्वाचन के आधार पे जो है ना, ये सांप्रदायिकता जो है ना, सांप्रदायिकता के आधार पे निर्वाचन की क्या होता है, प्रक्रिया शुरू होता है। किसमें, मार्लो मिंटो 1909 में। चलिए इतना चीज। अब पढ़ेंगे 1910, इंडियन प्रेस एक्ट। अब पढ़ेंगे 1910, इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट 1910, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। पहला व्यवस्था, पहला इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इस एक्ट के तहत भारतीय प्रेस पर नियम कानून बनाया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है। कब, यह प्रेस भारतीय लोगों को राष्ट्रवादी विचार को प्रकट करने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है। हो गया। चलिए, इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पर अंकुश
अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है इतना चीज आपको याद करके रखना है। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पहला है कि इस एक्ट के तहत भारतीय प्रेस पर नियम कानून बनाया जाता है। यह प्रेस भारतीय लोगों को राष्ट्रवादी विचार को प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। इस एक्ट के भारतीय समाचार पत्रों पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, थोड़ा इसको गौर से सुनेंगे आप, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालिक कारण अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। देखा जाए तो एक साइड मान लीजिए, एक साइड ऑस्ट्रिया है, एक साइड क्या है, ऑस्ट्रिया है, और एक साइड जो है ना ईस्ट ऑस्ट्रिया के सर्बिया है। क्या है, सर्बिया। एक साइड ऑस्ट्रिया है, एक साइड सर्बिया है, और यहाँ के जो प्रिंस है इसका नाम है फ्रांसीसी फर्डिनेंड। एक सर्बिया के क्षेत्रों में जाता है टूर पे जाता है। लेकिन जब यहाँ जो फ्रांसीसी फर्डिनेंड पहुंचता है ना भैया, यहाँ जो है ना व्यक्ति यहाँ जो है ना यहाँ पहुंचता है, और यहाँ पहुंचता है ना तो इस सर्बिया में इस फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या हो जाता है। फ्रांसीसी फर्डिनेंड की क्या होता है, हत्या हो जाता है। यह कब होता है, 28 जून 1914 को यह हत्या होता है। जब हत्या होगा ना तो ऑस्ट्रिया इससे क्या मांगेगा भैया, ऑस्ट्रिया इसके पास जाएगा सर्बिया के पास कि भैया आप मुझे जो है ना मेरे राजकुमार की हत्या हुआ है और आप इसे मुझे रिपोर्ट सौंपिए कि भैया क्यों हुआ है, क्या कारण है, जांच करवाइए। इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जांच कराने का मांग रखता है। लेकिन सर्बिया इस बात के लिए उतना सीरियस नहीं होता है, छोड़ देता है। क्या करता है, छोड़ देता है। और इसको एक महीना का समय देता है कि भैया 1 महीना का समय देते हैं, आप हमें जांच करके बताइए कौन मारा है, और नहीं तो आप हमें जो है ना अंदर जांच करने दीजिए। 1 महीना जब पुरता है 28 जुलाई 1914 की जब बारी आता है, कहता है कि नहीं भैया हमारे देश में कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई नहीं मारा। तो ऑस्ट्रिया क्या करता है, एक जो है ना युद्ध करने की घोषणा कर देता है सर्बिया के साथ कि भाई अब तुमसे हम युद्ध करेंगे। क्या करेंगे, युद्ध की घोषणा करता है। युद्ध की क्या करेगा, घोषणा करता है। कब घोषणा करेगा, तो कहेगा 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया सर्बिया के साथ युद्ध लड़ने की घोषणा करता है। जब घोषणा करता है ना तो इस सर्बिया को बचाने आ जाता है। इस सर्बिया को सुरक्षा करने आ जाता है रूस। कौन आएगा, ये रसिया जो है ना, रसिया इसको बचाने चला था। किसको बचाने आएगा, सर्बिया को बचाने आ गया रसिया। अभी रसिया कहता है ऑस्ट्रिया को, ये रसिया जो है ना इसको कहेगा कि भैया अगर सर्बिया को कुछ हुआ, अगर इस बाले सर्बिया को कुछ हुआ तो तुमको भुजिया बना के, तुमको चटनी बना के चाट जाएंगे। कौन कह रहा है, रसिया कह रहा है। कौन कह रहा है, रसिया कह रहा है। समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे आप। रसिया कहता है, ये सबसे जो रसिया है
ये रसिया है, ये रसिया कहता है, किसको कहेगा? ऑस्ट्रिया को, कि भैया अगर तुम सर्बिया पे हमला किया और सर्बिया के थोड़ा भी कुछ नुकसान हुआ तो तुमको चटनी बना के चाट जाएंगे, चटनी बना के चाट जाएंगे। कौन कह रहा है? रसिया कह रहा है। तो भैया ऑस्ट्रिया के पक्ष में कुदुक के आता है कौन? जर्मनी। कौन आएगा? इधर कुदकल आएगा जर्मनी। कौन आएगा? ये जर्मनी सब्सिडी के आता है और जर्मनी कहता है कि अगर ऑस्ट्रिया के कुछ हुआ रे रसिया, अगर ऑस्ट्रिया के कुछ हुआ, कौन कह रहा है? जर्मनी। अगर ऑस्ट्रिया के कुछ हुआ तो रसिया तुमको मारते मारते भुजिया बना देंगे, मारते मारते भुजिया बना देंगे। कौन कह रहा है? जर्मनी कह रहा है। कौन कह रहा है? जर्मनी कह रहा है। अब देखिए युद्ध कहाँ था और युद्ध किसके किसके बीच में? अब ऑस्ट्रिया कहता है, अब रसिया कहता है कभी कि भैया ऑस्ट्रिया तुम रुको, तुमसे बाद में फरियाएंगे, पहले जर्मनी को निपटाएंगे। कौन कह रहा है? रसिया कह रहा है। कौन कह रहा है? रसिया। अब युद्ध रसिया वर्सेस जर्मनी के बीच में, अब युद्ध रसिया वर्सेस जर्मनी के बीच में हो चुका है। चलिए, रसिया के बगल में एक देश है भैया जिसका नाम है फ्रांस। कभी नाम है? फ्रांस। ये रसिया बगल वाले देश में जाएगा, भैया देखा नहीं हमारा जर्मनी परेशान कर रहा है। तो फ्रांस कहता है कि रसिया तुम मेरा छोटा भाई है, तुम मेरा छोटा भाई है, अगर तुम पे कुछ हुआ तो खून की नदियां बहा देंगे उसको हम। तो रसिया को बचाने के लिए पहुंच जाता है फ्रांस। कौन पहुंच जाता है? फ्रांस आ जाता है, फ्रांस आ जाएगा। अब जर्मनी का ईगो हर्ट, तो भैया इसको फ्रांस आता है। अब जर्मनी कहता है रसिया, ए रसिया तुम पहले ठहरो, पहले फ्रांस से ही हम युद्ध लड़ेंगे। तो अब युद्ध जर्मनी वर्सेस किसके बीच में? फ्रांस के बीच में। अब भैया देखो युद्ध कहाँ था और युद्ध कहाँ आ गया, युद्ध कहाँ था और युद्ध कहाँ आ गया। तो अब युद्ध जर्मनी वर्सेस फ्रांस के बीच में। जब ये फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ, इधर आता है इंग्लैंड। कौन आता है? इंग्लैंड आता है। और इंग्लैंड कहता है भैया अगर फ्रांस में अगर कुछ हुआ रे राजा, अगर फ्रांस का कुछ भी हुआ तो जर्मनी तुमको मारते मारते हलवा बना देंगे। क्या बना देंगे? हलवा बना देंगे। तो कहता है जर्मनी का और ईगो हर्ट हो गया कि नहीं, पहले फ्रांस तुम रुको, फ्रांस को बाद में देखेंगे, पहले हम ब्रिटेन, पहले इंग्लैंड को ही खात्मा कर देंगे। तो अब युद्ध किसके किसके बीच में? जर्मनी और किसके बीच में? इंग्लैंड के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। तो ऐसे करते करते इस युद्ध में 31 देश भाग लेता है। कितना देश? 31 देश भाग लेता है। यह युद्ध 2 गुट में बढ़ जाता है, एक मित्र राष्ट्र में बढ़ जाएगा, एक मित्र राष्ट्र में बढ़ जाएगा बउआ हो, और एक धुरी राष्ट्र में बढ़ जाएगा। एक कौन राष्ट्र में? धुरी राष्ट्र में बढ़ जाएगा। और इसमें मित्र राष्ट्र की विजय होता है। सर्बिया को जो भी बचाने आया, सर्बिया हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, इसके बाद जो है ना इंग्लैंड हो गया, और अमेरिका भी 1917 में अमेरिका का भी एंट्री होता है, यूएसओ का भी एंट्री होता है 1917 में। तो ये सब देश क्या कहलाता है? मित्र देश कहलाएगा। बाकी ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब क्या हो गया भैया? धुरी राष्ट्र में आता है। और इस युद्ध में जर्मनी की हार होती है और जो है ना मित्र राष्ट्र की विजय होती है। तो एक चीज था। चलिए, तो प्रथम विश्व समझ गया। चलिए अब पढ़ेंगे बउआ हो, अब पढ़ेंगे 1916 की बारी। 1916 में रंपा विद्रोह होता है। क्या होता है? रंपा विद्रोह। ये होता है उड़ीसा के क्षेत्रों में। कहा होता है? उड़ीसा के क्षेत्रों में रंपा विद्रोह होता है। किसान का ये विद्रोह है, जनजाति और किसान दोनों मिलकर इस विरोध करता है, रंपा विद्रोह। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन।
और इस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल पुनः एक हो जाता है, पुनः एक हो जाएगा और एक नए विचारधारा, एक क्रांतिकारी विचारधारा जो है ना के क्रांतिकारी विचारधारा पे चलकर जो है ना आजादी दिलाने का निर्णय लिया जाता है, आजादी दिलाने का निर्णय लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है बउआ, निर्णय लिया जाता है 1916 में। 1916 में इतना चीज आपको याद करके रखना है। 1916 में रंपा विद्रोह उड़ीसा में होता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और क्या होता है, गरम दल होता है। नरम दल और गरम दल क्या होता है, दोनों मिल जाता है। और इसमें 1916 में भी इस कांग्रेस में मुस्लिम लीग भी मिल जाता है। मुस्लिम लीग भी जो है ना 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही क्या होता है, कांग्रेस के साथ विलय हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या होता है, विलय हो जाता है। क्या होता है, विलय हो जाता है। तो इतना चीज आपको इसको याद करके रखना है। आप पढ़ेंगे 1917 का, 1917 पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे 1917। चंपारण की अगर बात किया जाती है, चंपारण बिहार में, कहा, बिहार के मोतिहारी जिला का है, मोतिहारी जिला में चंपारण। यहाँ नील की खेती के लिए, किसकी, नील की खेती के लिए जो है इसका विरोध होता है। नील की खेती के लिए इसका क्या होता है, विरोध होता है। यहाँ 3/20 हिस्सा में, मतलब 20 कट्ठा के खेतों में, जिसमें 3 कट्ठा खेतों में क्या होता था, 3 कट्ठा में जो है ना नील की खेती करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। अब बहुत समस्या होता था किसान को नील की खेती करने में। तो राजकुमार शुक्ला जी, कौन है बुआ, राजकुमार शुक्ला जी जो है ना लखनऊ में जाकर, कहा, लखनऊ में जाकर जो है ना भैया एक गांधी जी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी से मुलाकात कर जो है ना चंपारण के दशा को समझने का प्रयास करते हैं। चंपारण के दशा को देखने का निमंत्रण करता है। देखने का क्या करता है, निमंत्रण देता है। और 1917 में मुजफ्फरपुर होते हुए गांधी जी सीधे चंपारण पहुंच जाते हैं। गांधी जी सीधे कहाँ पहुंचेंगे, चंपारण पहुंचते हैं। और चंपारण पहुंचकर जो है ना नील की खेती का विरोध करते हैं। नील की खेती का क्या करेंगे, विरोध करता है। और जो है ना नील की खेती का विरोध करता है और नील की नियमों का, ये जो है ना इस नियम का जो है ना नील विरोध करते हैं और कानून तोड़ देता है। कानून क्या करेगा, तोड़ देता है। और गांधी जी का ये पहला सफल सत्याग्रह है। पहला क्या है, सफल सत्याग्रह है। क्या है, सफल सत्याग्रह। सफल क्या हुआ, सत्याग्रह है। तो कौन भैया, चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में देखिए क्या क्या है। चंपारण बिहार मोतिहारी जिला में है। यहाँ नील की खेती का विरोध होता है। 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेतों में क्या होता था, नील की खेती करवाता था जबरदस्ती। राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ में जाकर जो है गांधी से मुलाकात कर चंपारण के दशा को देखने का प्रयास करने का निमंत्रण देता है। 1917 में गांधी जी मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचते हैं और नील की खेती का विरोध करते हैं और इस कानून को तोड़ देते हैं और गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ये भी पूछता है आपके एग्जाम में, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास मैं यहीं पे रहने देता हूँ।
अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे खेरा आंदोलन, अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे खेरा आंदोलन पढ़ाएंगे। अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे जो है ना रॉलेट एक्ट पढ़ाएंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ाएंगे। अगले क्लास में पढ़ाएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, हत्याकांड पढ़ेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे और खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे बउआ हो खिलाफत आंदोलन के बाद पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मोपला विद्रोह पढ़ेंगे बउआ हो, मोपला विद्रोह पढ़ेंगे। मोपला विद्रोह के बाद अगर देखा जाए तो स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी का क्या पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी का गठन पढ़ेंगे बउआ हो। इतना चीज जो है ना अगले क्लास में आपसे जो है ना, इतना चीज जो है ना अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।